गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन बेटे। बेटे आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे 5th चैप्टर का लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे पहले क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म। आई होप अब तक का चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थ्योरी है बेटे, रिवाइज करो, ठीक है। प्रॉपर्टी अगर वो 5-6 डेफिनेशन आपको समझ में आई होंगी जो मैंने पहले बोला था कि ये हम अब पूरे चैप्टर में यूज करने वाले हैं। अगर वो प्रॉपर्टी बेटे आपको समझ में आई है तो ये बहुत इजी लगने वाला है ये चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म। क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म के अंदर क्यूरी लॉ की हमें स्टडी करनी है। तो बेटे देखो, कोई भी सब्सटेंस हमारे पास है, कोई भी सब्सटेंस हमारे पास है, उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? आई की वैल्यू बेटे एक V के ऊपर डिपेंड करती है और एक टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई? I is directly proportional to B. I is directly proportional to B. Where B is magnetic induction. B क्या है हमारा? मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है भाई, क्लियर? फर्स्ट। सेकंड, हम बात करें पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो उनके अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, ठीक है। ये हमने स्टडी किया था बेटे। दोनों फैक्टर्स को अगर हम मिलाएं तो इंटेंसिटी इज B by T, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। अब मैग्नेटिक इंडक्शन किसके इक्वल होती है? H के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बेटे? ये यहाँ पर यूज करेंगे B is, since B is directly proportional to H, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? I is equal to directly proportional to H by T। B की जगह पर क्या लिख दिया हमने? T लिख दिया। अब इस स्टेप को हम यहाँ पर I by H is inversely proportional to temperature कर सकते हैं बेटे। ये यहाँ से इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। I by H क्या होता है? I by H is susceptibility। I by H ये किसके इक्वल होता है? ससेप्टिबिलिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर I by H की वैल्यू पुट की, ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? टेम्परेचर। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो C by T। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? हमें कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट बाय टेम्परेचर, ठीक है। वेयर C क्या है? C is क्यूरी कांस्टेंट। C क्या है हमारा? क्यूरी कांस्टेंट। C is क्यूरी कांस्टेंट, ठीक है। ये है क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म, छोटा डेरिवेशन है। ये काम कहाँ पर आता है? काम कहाँ पर आता है बेटे? ये क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म का प्रैक्टिकल यूज जो है वो होता है मैग्नेटिक थर्मोमीटर्स के अंदर। किसके अंदर यूज होता है इसका? मैग्नेटिक थर्मोमीटर के अंदर। क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म कहाँ पर यूज होता है? मैग्नेटिक थर्मोमीटर्स के अंदर यूज होता है। मैग्नेटिक थर्मोमीटर्स के अंदर क्या होता है? ये बहुत लो टेम्परेचर को मेजर करता है बाय मेजरिंग द ससेप्टिबिलिटी। इट मेजर्स very low temperature which are less than 1 Kelvin, जो कि 1 Kelvin से भी कम होते हैं। कैसे? by using susceptibility, by using susceptibility of paramagnetic substance, paramagnetic substance।
ठीक है बेटे। मैग्नेटिक थर्मोमीटर किस काम आते हैं? बहुत लो टेम्परेचर को मेजर करते हैं। कैसे करते हैं? बाय यूजिंग ससेप्टिबिलिटी, बाय यूजिंग या बाय मेजरिंग ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी को मेजर करेंगे बाय मेजरिंग ससेप्टिबिलिटी ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स। क्लियर हुआ बेटे? नोट करो इसको। बेटे अब हम करने वाले हैं हमारा टॉपिक हिस्टैरिसीस लॉस। इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा बेटे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा भाई। इस टॉपिक के अंदर हम एक ग्राफ बनाएंगे, 3 डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ठीक है? वो आपको क्लियर होनी चाहिए। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है पहले तो ये सुनो। हम इस ग्राफ में क्या पढ़ने वाले हैं बेटे? हम इस ग्राफ में क्या पढ़ेंगे कि हम किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं, ठीक है? पहले उस करंट को बढ़ाएंगे, मीन्स उस फील्ड को बढ़ाएंगे, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। पहले उस फील्ड को बढ़ाएंगे, फिर उस फील्ड को कम करेंगे, फिर उस फील्ड की डायरेक्शन चेंज करेंगे, तो टोटल क्या इफेक्ट होगा? ये जो फिनोमिना है दिस इज नोन एज हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है? ग्राफ बड़े ध्यान से समझना बेटे, एक एक चीज बिल्कुल ध्यान से समझना। हमें ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है बेटे? हमारा जो ग्राफ होगा वो होगा H और I के बीच में। किस किस के बीच में होगा? H और I के बीच में। I is intensity of magnetization, I is intensity of magnetization, ठीक है? H क्या होगा भाई? मैग्नेटिक फोर्स। H क्या रहेगा हमारा? मैग्नेटिक फोर्स, या दूसरा नाम क्या पढ़ा आपने? मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है? और B क्या होगा? B क्या हो जाएगा यहाँ पर? B हमारा होगा भाई, सॉरी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। H क्या होता है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और B क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक इंडक्शन। तो बेटे यहाँ पर आपने पहले पढ़ा था, उस टाइम पे मैंने बताया था, I और B किसकी प्रॉपर्टी होते हैं? ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है। I और B किसकी प्रॉपर्टी होती है? सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है। और H किसकी प्रॉपर्टी होती है? जो मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया, जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया, ठीक है? क्लियर बेटे? I और H के बीच में बना सकते हैं या B और H के बीच में बना सकते हैं। इनके बीच में हम इस ग्राफ को बनाएंगे तो सेम वेरिएशन रहेगा। देखो क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हमारा सब्सटेंस इनिशियली अनमैग्नेटाइज था, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितनी थी? 0। उसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड या कोई सोलेनॉइड जिसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा उसके अंदर से कुछ भी करंट पास नहीं हो रहा था। करंट पास नहीं हो रहा था तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी कितना था? 0 था। तो I भी 0 और H भी 0। सपोज दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ओरिजिन। ये किससे रिप्रेजेंट किया गया भाई? ओरिजिन से रिप्रेजेंट किया गया। क्लियर हुआ? अब हमने सोलेनॉइड के अंदर करंट पास करवाया। जब करंट पास करवाएंगे तो वहां पर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, सोलेनॉइड के अंदर हमने रखा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर से जब करंट बनेगा तो इंक्रीज होगा। हम कंटिन्यूअसली करंट को इंक्रीज करते जा रहे हैं। क्या करते जा रहे हैं भाई? करंट को इंक्रीज करते जा रहे हैं। जैसे जैसे करंट को इंक्रीज करेंगे हमारा जो सब्सटेंस है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आनी शुरू होंगी या नहीं होंगी? होंगी बेटे, सीधी सी बात है। जैसे जैसे H को इंक्रीज किया उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आनी स्टार्ट हो गई, ठीक है?
ये वो कंडीशन है जब सारे के सारे, जब डोमेन्स अपने साइज और रोटेशन कर रहे हैं, साइज को इंक्रीज कर रहे हैं और रोटेशन भी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमने अपना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया, मीन्स करंट बढ़ाया, करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा उसके अंदर डोमेन्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर रहे हैं। ये यहाँ पर अलाइन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अब यहाँ इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट ए मान लीजिए, इस ए पॉइंट के ऊपर आते ही हमने देखा कि सारे के सारे डोमेन्स की डायरेक्शन एक हो गए, सारे के सारे डोमेन्स की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम डायरेक्शन हो गई। अब उस सब्सटेंस के अंदर जितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बननी थी वो बन चुकी है, ये आपको भी पता है। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बन गई भाई। अब अगर हम H की वैल्यू को इंक्रीज करें तो हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वो इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि डोमेन्स एक डायरेक्शन में जा चुके हैं। क्लियर हुआ पहला स्टेप। ठीक है, तो ए पॉइंट क्या बन गया हमारा, सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट क्या है कि इस पॉइंट के ऊपर सभी डोमेन्स, ऑल डोमेन्स अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। सभी डोमेन्स किस डायरेक्शन में चले गए, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चले गए। ओके, अब सोलेनोइड में करंट बढ़ाओगे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, कोई इफेक्ट होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, हमने करंट की वैल्यू को कम करना स्टार्ट किया। हमने करंट की वैल्यू को कम करना स्टार्ट किया सोलेनोइड में, और करंट कम तो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड कम, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को, H की वैल्यू को हमने क्या किया, मैग्नेटाइजिंग फोर्स को क्या किया, कम किया। कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, हम यहाँ पर पहुंचे B के ऊपर। तो हमारे नेक्स्ट स्टेप में H की वैल्यू कितनी हो चुकी है, जो हमारा मैग्नेटाइजिंग फोर्स था, जो करंट हम लगा रहे थे वो जीरो हो गया। ठीक है, करंट जीरो हो गया तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी कितना हो गया, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया। बट उस टाइम के ऊपर हम देखते हैं कि सब्सटेंस के अंदर कुछ न कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बची हुई है, और ये किसमें है, हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर कुछ न कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बची हुई है। ठीक है, तो I इज नॉट जीरो, I जीरो नहीं हुआ। H तो जीरो हो गया बट I जीरो नहीं हुआ। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस बनी, H जीरो, मैग्नेटाइजिंग फोर्स जीरो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज स्टिल नॉट जीरो। इस टाइम पे, एट दिस टाइम, स्पेसिमेन मीन्स जो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल था, स्पेसिमेन हैव सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या सम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज लेफ्ट एट व्हेन मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो कि क्या है, H है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज जीरो। इस टाइम के ऊपर B पॉइंट के ऊपर हम करंट को कम करते जा रहे थे। हम देखते हैं कि हमने करंट जीरो किया, मैग्नेटिक फील्ड जीरो किया, मैग्नेटाइजिंग फोर्स जीरो हो गया। तो भाई B की वैल्यू कितनी हो गई, B के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मीन्स सब्सटेंस के अंदर जो कुछ मैग्नेटिक मटेरियल था, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई थी वो बच गई। इस फिनोमिना को हम कहते हैं रेटेंटिविटी। दिस फिनोमिना इज नोन एज रेटेंटिविटी। दिस फिनोमिना इज नोन एज रेटेंटिविटी।
इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे भाई, रेटेंटिविटी कहेंगे। ठीक है बेटे, नोट करो, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। दिस फिनोमिना इज नोन एज रेटेंटिविटी। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? फिर भाई इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। सोलेनोइड के अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज की तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। हमारा जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स था उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग फोर्स हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में कर दिया। मैग्नेटाइजिंग फोर्स हमने किस डायरेक्शन में कर दिया, ऑपोजिट डायरेक्शन में कर दिया मैग्नेटाइजिंग फोर्स को। मींस करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट थी, ये यहां से पॉइंट सी देते हैं, एट सी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बिकम्स जीरो। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बिकम्स जीरो मींस जो डोमेन्स थे वो कंप्लीटली रैंडम डायरेक्शन में हो गए, बट एच इज नॉट जीरो। एच हमारा जीरो नहीं है, अब एच की वैल्यू नेगेटिव है, एच नॉट जीरो। ठीक है, दिस सिचुएशन इज नोन एज कोर्सिविटी। कोर्सिविटी ये सिचुएशन हमारी कौन सी कही जाएगी, कोर्सिविटी कही जाएगी। ठीक है, तो कोर्सिविटी क्या होगा भाई, when intensity of magnetization becomes zero। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितनी हो गई, जीरो हो गई। आई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर जीरो है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बिकम्स जीरो एंड एच इज नॉट जीरो, मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज नॉट जीरो। दिस पॉइंट या एट दिस पॉइंट या एट दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं बेटे, कोर्सिविटी कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है बेटे, अब हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमारा ऑपोजिट करंट था, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया था, उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं। जब हम उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जो डोमेन्स थे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो गए। पहले तो वो इधर अलाइन हो रहे थे, सपोज पहले वो इधर अलाइन हो रहे थे। जब हमने पहले यहाँ पर डोमेन की डायरेक्शन जिगजैग थी, जैसे जैसे फील्ड लगाया वो फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज होते गए, साइज इंक्रीज करते गए और रोटेशन करते गए। एक पॉइंट पर जाने के बाद क्या हुआ, सभी के सभी डोमेन्स की डायरेक्शन और साइज सेम हो गया, साइज एक बन गया और सभी डोमेन्स मिलकर एक बन गए और उनकी डायरेक्शन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गई। उससे ज़्यादा हम बढ़ाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, सैचुरेशन पॉइंट। फिर हमने क्या किया, मैग्नेटाइजिंग फोर्स की वैल्यू को कम किया, करंट की वैल्यू को कम किया। करंट कम किया, मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कम हुआ। जब मैग्नेटिक फील्ड कम होता गया तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी कम होती गई। जो डोमेन्स थे वो जिगजैग पाथ पर जाने लगे, उनका साइज फिर से इंक्रीज होने लगा। हम देखते हैं कि जब h की वैल्यू जीरो आई, जब हमने h को जीरो कर दिया यहाँ पर, तो सब्सटेंस के अंदर कुछ न कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बची हुई है। ये जो कंडीशन आई, बी कंडीशन, जहाँ पर h की वैल्यू जीरो और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जीरो नहीं हुई, इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, रेटेंटिविटी कहेंगे। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स जीरो कर दिया, ठीक है, फिर भी स्पेसिमेन के अंदर कुछ न कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बची हुई है। दिस कंडीशन इज नोन एज, इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, रेटेंटिविटी कहते हैं। फिर हमने करंट की वैल्यू को नेगेटिव करना स्टार्ट किया, उसकी पोलैरिटी चेंज कर दी। जैसे ही पोलैरिटी चेंज की, हम देखते हैं कि एक पॉइंट सी आएगा जहां पर सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो मैग्नेटाइजेशन हुआ था वो तो जीरो हो गया, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई थी वो जीरो हो गई, बट उसके ऊपर फोर्स फिर भी लगा हुआ है, फोर्स लगा हुआ है, एच लगा हुआ है। ठीक है, ये कंडीशन है, इस कंडीशन को क्या कहेंगे हम,
कोर्सिविटी कहने वाले हैं। क्लियर हुआ? फिर एट सी के ऊपर डोमेन्स, सभी के सभी डोमेन्स जिगजैग पाथ पर आ गए भाई, सभी डोमेन्स जिगजैग पाथ पर आ गए। फिर आगे क्या किया हमने, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट था उसको इंक्रीज करते गए। अब क्या करेंगे, डोमेन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेंगे। पहले सपोज इधर जा रहे थे, अब इधर डोमेन अपने आप को अलाइन करने लग गए। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर बन रहा है, माइनस वैल्यू है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में डोमेन्स जाएंगे। फिर से डोमेन्स अपने आप को क्या करते जाएंगे, अलाइन करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। और फिर से ये पॉइंट डी है, डी पॉइंट फिर से क्या हो जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट। ये डी पॉइंट क्या हो जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इससे आगे करंट बढ़ाओ, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ, सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सारे डोमेन्स एक डायरेक्शन में अलाइन हो चुके हैं। फिर हमने करंट को कम करना स्टार्ट किया, करंट को कम करना स्टार्ट किया, तो फिर से ये देखो ये कंडीशन आएगी कि यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नॉट जीरो, एच फिर से क्या हो गया, जीरो। इस कंडीशन को क्या कहेंगे, फिर से हम रेटेंटिविटी कहेंगे। फिर एफ पॉइंट आएगा, इस एफ पॉइंट के ऊपर आई जीरो, आई तो जीरो हो गया, ठीक है, बट एच की वैल्यू जीरो नहीं हुई, इसको फिर क्या कहेंगे हम, कोर्सिविटी कहेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली ये जो कर्व बनी, ये जो कर्व बनी, दिस कर्व इज नोन एज हिस्टैरिसीस कर्व। इस कर्व का क्या नाम देंगे भाई हम, हिस्टैरिसीस कर्व। समझ में आया बेटे? इसके नोट्स बनाने हैं आपको। दिस इज नोन एज हिस्टैरिसीस कर्व। बेटे नोट करो इसको एक बार। कर लिया नोट बेटे? अब हम इसके बाद एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, हिस्टैरिसीस क्या होता है। हिस्टैरिसीस, व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टैरिसीस? तो बेटे हम यहाँ पर क्या नोटिस कर रहे हैं कि हर जगह पर वैल्यू ऑफ आई एंड एच, आई एंड बी, ये बी के लिए भी बना सकते हो आप, ठीक है। वैल्यू ऑफ आई एंड बी इज लैगिंग बिहाइंड एट एवरी स्टेज, हर स्टेज के ऊपर, एट एवरी स्टेज वैल्यू ऑफ आई एंड बी इज लैगिंग बिहाइंड। हर स्टेज के ऊपर आई और बी की वैल्यू पीछे रह जाती है, किससे, लैगिंग बिहाइंड बाई एच। एच की वैल्यू से, अगर एच की वैल्यू को हम देखें और आई और बी की वैल्यू को देखें, तो आई और बी की वैल्यू हमेशा कम रहती है, ठीक है। तो ये जो स्टेज होती है, या ये जो वैल्यू आई और बी की हमेशा एच से कम रहती है, इसको हम क्या कहेंगे, हिस्टैरिसीस। इसको क्या कहने वाले हैं बेटे हम, हिस्टैरिसीस, ठीक है। At every stage value of I and B is lagging behind by H, ठीक है। कब, when a substance completed the cycle of magnetization, completed the cycle of magnetization। हर पॉइंट पर आप देखोगे आई और एच की वैल्यू जो है वो एच से पीछे रहती है, एच आगे चलता रहता है, ठीक है। ये देखो यहाँ देखो एच जीरो हो चुका हो, ठीक है, बट आई पीछे रह गया भाई, रहा या नहीं रहा, उसकी कुछ वैल्यू है। अगर साथ साथ चल दे तो आई को कितना हो जाना चाहिए था, जीरो हो जाना चाहिए था, ठीक है।
अब ये माइनस में आया तब जाकर ये 0 हुआ, मीन्स H 0 हुआ तब H माइनस में हुआ तब जाकर ये 0 हुआ, तो H आगे चल रहा है। तो ये हर स्टेज के ऊपर I और B की वैल्यू जो पीछे रह जाती है H से, कब, जब एक सब्सटेंस को कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन में हम रखते हैं, कंप्लीट साइकिल के अंदर जब हम देखते हैं, तो दिस फिनोमिना इज नोन एज हिस्टैरिसीस। इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे बेटे? हिस्टैरिसीस। ठीक है, क्लियर बेटे? हिस्टैरिसीस लो, आ गया समझ में? ठीक है, अब एक छोटा टॉपिक इसके अंदर और करते हैं हम, एनर्जी लॉस। इसको नोट करो, हिस्टैरिसीस को, एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस, देखो बेटे, जब भी हम किसी सब्सटेंस को एक मैग्नेटाइजेशन की साइकिल के अंदर लेकर जाते हैं, तो हम उसको करंट देकर मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, तो हमारी एनर्जी क्या हो रही है? लॉस हो रही है। ठीक है, तो व्हेन ए मैग्नेटिक मटेरियल इज टेकन थ्रू a cycle of magnetization, energy is lost in this process. Energy is lost in this process. इस प्रोसेस के अंदर, मैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, और ये एनर्जी किस फॉर्म में लॉस होती है? ये एनर्जी किस फॉर्म में लॉस होती है? दिस एनर्जी इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। मोस्टली ये किस फॉर्म में जाती है? हीट की फॉर्म में जाती है, एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड। हम इस एनर्जी को रिकवर नहीं कर सकते। दिस एनर्जी कैन नॉट बी रिकवर्ड। इस एनर्जी को हम रिकवर नहीं कर सकते भाई। क्लियर हुआ? ये एनर्जी कितनी लॉस होती है? हाउ मच इज द लॉस ऑफ दिस एनर्जी? इस एनर्जी का लॉस कितना होगा? इस एनर्जी का लॉस भाई, अगर हम सीजीएस सिस्टम में करें, सीजीएस सिस्टम में करें, तो सीजीएस सिस्टम के अंदर ये कितना होगा? एरिया ऑफ आई एच लूप, एरिया ऑफ आई एच लूप का एरिया। और बेटे अगर ऐसा सिस्टम में अगर हम इस एनर्जी को कैलकुलेट करें, तो ये कितना होगा भाई? एरिया ऑफ बी एच लूप, एरिया ऑफ बी एच लूप। ठीक है बेटे, हमने ग्राफ बनाया, ठीक है, ग्राफ बनाया, ये बताया था ग्राफ बनाया, उस टाइम पे ये बताया था हम इधर आई, बेटे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है कंपैरिजन इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड स्टील। सॉफ्ट आयरन और स्टील की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बीच में हमें कंपैरिजन करना है। ठीक है बेटे, ये सब्सटेंस, इनका कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सब्सटेंस हम इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट बनाने में यूज करेंगे। तो कहाँ कौन सा सूटेबल होगा वो प्रॉपर्टीज के ऊपर तो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी कंपैरिजन करते हैं, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करते हैं। पहला है परमिएबिलिटी,
फर्स्ट क्या है बेटे हमारे पास, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी किसकी ज्यादा होगी बेटे, परमिएबिलिटी सॉफ्ट आयरन हैज ग्रेटर परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, सॉफ्ट आयरन की परमिएबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरा ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी ससेप्टिबिलिटी भी किसकी ज्यादा होगी बेटे, ये ऐसा ही नहीं है, ये सॉफ्ट आयरन, ठीक है, सॉफ्ट आयरन। ससेप्टिबिलिटी भी किसकी ज्यादा होगी भाई, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन हैज ग्रेटर ससेप्टिबिलिटी एज कंपेयर टू स्टील। स्टील से कंपेयर कर रहे हैं भाई, सॉफ्ट आयरन हैज ग्रेटर ससेप्टिबिलिटी। थर्ड भाई, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी कौन सी होगी, परमिएबिलिटी हो गया, ससेप्टिबिलिटी हो गया, फिर इसके बाद है बेटे रेटेंटिविटी। रेटेंटिविटी थर्ड क्या है भाई हमारे पास, रेटेंटिविटी है। रेटेंटिविटी भी किसकी ज्यादा होगी भाई, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन हैज ग्रेटर रेटेंटिविटी। ठीक है, फिर भाई इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं कोर्सिविटी। कोर्सिविटी, कोर्सिविटी के अंदर क्या है बेटे, कोर्सिविटी किसकी ज्यादा होगी, स्टील हैज मोर, स्टील इज मोर कोर्सिव देन स्टील इज मोर कोर्सिव देन सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन से ज्यादा कोर्सिव होता है स्टील। ठीक है बेटे, और पांचवी प्रॉपर्टी है हिस्थेसिस लॉस। हिस्थेसिस लॉस, हिस्थेसिस लॉस के अंदर क्या होगा बेटे, स्टील हैज मोर हिस्थेसिस लॉस। स्टील के पास हिस्थेसिस लॉस कैसा होगा, ज्यादा होगा। ये बेटे आपने बार बार डेफिनेशन पढ़ी है, परमिएबिलिटी क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, रेटेंटिविटी क्या होता है, कोर्सिविटी क्या होता है, हिस्थेसिस लॉस क्या होता है। ठीक है, तो ये स्टील और सॉफ्ट आयरन के बीच में कंपेयर किया है कि किसके अंदर परमिएबिलिटी ज़्यादा है, किसकी ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, इसको नोट करो बेटे, फिर हम हिस्थेसिस लूप पढ़ेंगे दोनों के। करो नोट, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। कर लिया नोट बेटे, ओके। अब हम क्या बनाते हैं, इनके बीच में जो लूप है वो लूप बनाते हैं, हिस्थेसिस लूप बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हिस्थेसिस लूप फॉर सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन के लिए बेटे ये हमारे इधर H हो जाएगा, इधर क्या है I लेते हैं हम, करते हैं ऐसे। तो बेटे सबसे पहले सॉफ्ट आयरन के लिए बनाते हैं ये थोड़ी ही इस तरह से बनेगी। ये किसके लिए है बेटे, सॉफ्ट आयरन के लिए, हिस्थेसिस लूप फॉर सॉफ्ट आयरन। बेटे ये एक्सपेरिमेंटली हमने ड्रॉ किया। ठीक है, हम एक सॉफ्ट आयरन को इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर लेकर गए। ठीक है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगा अप्लाई किया। जब हमने उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो हम कंटिन्यूअसली H और I के बीच में जो वेरिएशन था उनको नोट करते गए। ये हमारी हिस्थेसिस लूप बनी सॉफ्ट आयरन के लिए। हमने अभी डिस्कस भी किया था एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। ठीक है, इसी तरह से बेटे फिर स्टील के लिए
स्टील के लिए बेटे कुछ इस तरह की लूप बनी, दिस इज द लूप फॉर स्टील। ये लूप किसके लिए बनी भाई? स्टील के लिए लूप बनी। आई और एच ये लूप किसके लिए थी? ये जो डॉटेड लाइन वाली लूप है भाई, ठीक है, ये डॉटेड लाइन वाली लूप किसके लिए बनाई है? स्टील के लिए। और जो डार्क लाइन से है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटे? सॉफ्ट आयरन को रिप्रेजेंट कर रही है। दीज आर द हिथर्सिस कर्व फॉर सॉफ्ट आयरन एंड स्टील। सॉफ्ट आयरन और स्टील के लिए हिथर्सिस कर्व दी है हमारे। तो भाई सॉफ्ट आयरन और स्टील के लिए हमने ड्रॉ किया। इसके अंदर सॉफ्ट आयरन और स्टील के अंदर बेटे जो हिथर्सिस लूप है, हिथर्सिस लूप जो हमारी है, हिथर्सिस लूप इज नैरो। हिथर्सिस लूप नैरो किसके लिए है? हिथर्सिस लूप नैरो किसके लिए है भाई? नैरो एंड लार्ज। नैरो, ठीक है, और लार्ज किसके लिए है? फॉर सॉफ्ट आयरन। किसके लिए है भाई? ये सॉफ्ट आयरन के लिए है, ठीक है। और स्टील के लिए बेटे, स्टील के लिए क्या होगी? वाइट। हिथर्सिस लूप फॉर, हिथर्सिस लूप इज वाइट फॉर स्टील। वाइट चौड़ी किसके लिए है ये? ठीक है, चौड़ाई ज्यादा किसमें है भाई? चौड़ाई ज्यादा किसमें है? स्टील के अंदर इसकी चौड़ाई ज्यादा है, ठीक है। बट लार्ज के साथ साथ वाइड और लार्ज ये क्या है? शॉर्ट एंड वाइड फॉर स्टील। बेटे इनसे क्या कंक्लूजन निकलेगा? देखो इनसे कंक्लूजन ये निकलेगा, एरिया किसका कम है? एरिया किसका कम है? आप देखो, कंपेयर करो स्टील और सॉफ्ट आयरन में से एरिया किसका कम है? सॉफ्ट आयरन के लिए एरिया कम है, और सॉफ्ट आयरन के लिए एरिया अगर कम है तो हिथर्सिस लॉस किस में कम होगा? जिसका एरिया कम होगा। भाई हमने एनर्जी डिसेप्शन पढ़ा था। एनर्जी डिसेप्शन के अंदर क्या था? जिस लूप का एरिया कम है उस लूप का हिथर्सिस लॉस भी क्या होगा? कम होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पर सॉफ्ट आयरन और स्टील में एरिया कम किसका है? सॉफ्ट आयरन का है, ठीक है। सॉफ्ट आयरन का एरिया कम है तो यहाँ पर हिथर्सिस लॉस भी कैसा होगा? कम होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? एज एरिया ऑफ IH लूप इज स्मॉल फॉर सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन के लिए एरिया कम है, हेंस हिथर्सिस लॉस will be small for हिथर्सिस लॉस जो है वो स्मॉल होगा किसके लिए भाई? सॉफ्ट आयरन के लिए। तो बेटे ये हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का कंपैरिजन किया। अब पूछ ले कि सॉफ्ट आयरन और स्टील के अंदर हिथर्सिस लॉस ज्यादा किसका है? अभी हमने प्रॉपर्टी लिखी थी, 5 प्रॉपर्टी लिखी थी बेटे, उसी के अकॉर्डिंग 5th प्रॉपर्टी है उसको हमने एक्सप्लेन किया है कि अगर एरिया कम है तो वहां पर, अगर एरिया कम है तो हिथर्सिस लॉस भी क्या होगा? कम होगा। और एरिया कम किसमें? सॉफ्ट आयरन में है, तो सॉफ्ट आयरन का हिथर्सिस लॉस क्या होने वाला है? कम होने वाला है। बेटे नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो। बेटे नाउ वी विल डिस्कस अबाउट तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट क्या होती हैं? परमानेंट मैग्नेट वो मैग्नेट होती है जिसके अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी बनी रहे। जैसे हमारी मैग्नेट होती है, स्पीकर के अंदर जो मैग्नेट होती है आपने देखी होगी,
उसके अंदर कोई भी करंट पास नहीं करवाते, कोई भी कुछ भी होता रहे, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती रहती है या बनी रहती है या नहीं बनी रहती। तो वो मैग्नेट जिनके अंदर मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी बनी रही, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं कर रखा, तब भी मैग्नेटिक फील्ड बनी रही, दे आर नोन एज परमानेंट मैग्नेट। उनको परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। बेटे इसकी 3 प्रॉपर्टी है। परमानेंट मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टी है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटे, हाई परमिएबिलिटी। हाई परमिएबिलिटी, बेटे हाई परमिएबिलिटी रहने से क्या होगा, हाई परमिएबिलिटी होगी तो ये इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा, इजीली मैग्नेटाइज, so that it can easily magnetize। दूसरा है बेटे इसके अंदर हाई रेटेंटिविटी होनी चाहिए, हाई रेटेंटिविटी होनी चाहिए। बेटे हाई रेटेंटिविटी होगी तो क्या होगा, अगर हाई रेटेंटिविटी होगी, अगर हाई रेटेंटिविटी होगी तो बेटे इसके अंदर क्या होगा, इट कैन प्रोड्यूस, सो दैट इट कैन प्रोड्यूस हाई मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसा मैग्नेट, अगर रेटेंटिविटी हाई होगी तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, ये हाई मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी। थर्ड इसके अंदर है बेटे हाई कोर्सिविटी। हाई कोर्सिविटी का क्या फर्क रहेगा, क्या इफेक्ट रहेगा, बेटे हाई कोर्सिविटी होगी तो इसके अंदर देखो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लगा रहता है, हर पॉइंट पर हमने डिस्कस किया था, वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा दूसरा भाई टेम्परेचर, टेम्परेचर के कारण भी मैग्नेटिज्म चेंज हो जाता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिज्म रिड्यूस हो सकता है, टेम्परेचर के कारण मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। और हम रफ हैंडलिंग भी करते हैं, हम मैग्नेट को, स्पीकर को वैसे ही फेंक देते हैं, ठीक है, फिर भी उसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी बनी रहती है। तो ये जो फिनोमिना है इनको हमें बचाना है, सब्सटेंस को जो परमानेंट मैग्नेट है उसको बचाना है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर इसके मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ना, के ऊपर इफेक्ट ना पड़े। दूसरा भाई अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड या और कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर इसके ऊपर आए तो इफेक्ट ना पड़ेगा बट बहुत कम होना चाहिए। बहुत कम इफेक्ट के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं कि हमारी कोर्सिविटी कैसी होनी चाहिए, हाई, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मैग्नेटिज्म should not be erased, magnetism should not be erased by stray magnetic field। stray magnetic field means जो external magnetic field अर्थ वगैरह का होता है, जो आसपास का magnetic field होता है उसके कारण। magnetism should not be erased by stray magnetic field, temperature change and rough handling, ठीक है बेटे। तो परमानेंट मैग्नेट की ये 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हाई परमिएबिलिटी होनी चाहिए, हाई रेटेंटिविटी होनी चाहिए और हाई कोर्सिविटी होनी चाहिए। अब बेटे यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कंपटीशन या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई बोर्ड के व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भाई स्टील के अंदर हमने अभी पढ़ा है, स्टील के अंदर स्मॉल रेटेंटिविटी होती है। क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन लिखता हूं बेटे, नोट करो। क्वेश्चन है बेटे, एक मिनट बेटे ये बता देते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि हम स्टील को प्रेफर क्यों करते हैं ओवर सॉफ्ट आयरन। व्हाई स्टील इज प्रेफर्ड
Why steel is preferred over soft iron for making permanent magnet? स्टील को प्रेफर क्यों करते हैं सॉफ्ट आयरन से परमानेंट मैग्नेट बनाने में, जबकि स्टील के पास क्या होता है, लो कौन सी क्वांटिटी होगी, स्टील हैव स्मॉल रेटेंटिविटी, स्मॉल रेटेंटिविटी है स्टील के पास, फिर भी हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए स्टील को प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं बेटे, ठीक है, हमें क्या पढ़ा था, परमानेंट मैग्नेट की प्रॉपर्टी ये थी कि रेटेंटिविटी हाई होनी चाहिए, फिर भी आयरन के कंपैरिजन में स्टील की रेटेंटिविटी कैसी है, कम है, फिर भी क्यों यूज करें हम, क्योंकि बेटे इसका आंसर ये है बिकॉज इट हैव, या इट हैव नहीं, स्टील हैव वेरी हाई कोर्सिविटी, स्टील के पास बहुत ज्यादा कोर्सिविटी होती है, इसीलिए हमें इसको यूज करना चाहिए बेटे। स्टील के पास स्मॉल रेटेंटिविटी होती है, फिर भी हम यूज करते हैं किसमें, परमानेंट मैग्नेट में। क्यों करते हैं, क्योंकि बेटे इसकी जो कोर्सिविटी होती है वो कैसी होती है, बहुत ज्यादा होती है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टेम्परेचर कितना ही चेंज हो जाए, ठीक है, रफ हैंडलिंग हो जाए कितनी भी, इसके अंदर स्टील की परमानेंट मैग्नेट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनी रहेगी। ठीक है बेटे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया करो बेटे। फिर इसके बाद भाई हम परमानेंट मैग्नेट को कैसे बनाते हैं, नोट, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। Why we use or how we can make permanent magnet, परमानेंट मैग्नेट को कैसे बना सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, वैसे समझ में आना चाहिए बेटे, नॉलेज होनी चाहिए। हमारे पास एक स्टील रोड हो, स्टील रोड हमने उसको किधर, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेट किया और कंटिन्यूअसली हैमर लगाया, हैमरिंग की इसके ऊपर थोड़े से, ठीक है। हम देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद इसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी आ जाती है, कुछ टाइम के बाद क्या आ जाती है, इसमें मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड, हमने सोलेनॉइड लगाया, सोलेनॉइड के अंदर स्टील को रख दिया, इसके अंदर जब करंट पास होगा मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगेगा, इसके अंदर मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या बनाएगा, इसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और स्टील के अंदर कैसा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होने वाला है बेटे, परमानेंट। दो मेथड हमने बताए, ठीक है। पहला क्या है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली इसको बीट किया, प्लेस क्या किया, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली हैमरिंग की, परमानेंट मैग्नेट बन गए। दूसरा सोलेनॉइड लिया, सोलेनॉइड के अंदर से हमने करंट पास करवाया, क्या रखा हमने, स्टील, ठीक है, स्टील रखा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा बेटे, और हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, क्योंकि सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता था बेटे, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में कल बताया था, जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटाएंगे मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस विल लॉस्ट, तो हार्ड फेरोमैग्नेटिक रखेंगे और सोलेनॉइड के अंदर से करंट पास कराएंगे। क्लियर हो गया, ठीक है बेटे, नोट करो। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बेटे अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर भाई क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर परमिएबिलिटी कैसी होनी चाहिए, हाई, ताकि वो इजीली मैग्नेटाइज हो जाए, ठीक है। हम इसके यूजेस भी पढ़ेंगे। हाई परमिएबिलिटी, इजीली मैग्नेटाइज, ठीक है। दूसरा बेटे इसके अंदर क्या होना चाहिए, लो कोर्सिविटी होनी चाहिए, लो कोर्सिविटी। बेटे लो कोर्सिविटी क्यों होनी चाहिए, ये देखो, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को कॉमर्शियल यूज में यूज करते हैं, कॉमर्शियल फिनोमिना में यूज करते हैं, कॉमर्शियल के लिए,
जैसे ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर के अंदर करंट आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड तभी खत्म हो जाना चाहिए। हमारी जो इलेक्ट्रिक बेल है उसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। जैसे ही करंट हम स्विच ऑन करेंगे, बटन दबाएंगे, उसी टाइम पे इसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। तो इजीली मैग्नेटाइज और कोर्सिविटी कैसी होनी चाहिए, लो कोर्सिविटी होनी चाहिए, ठीक है। लो कोर्सिविटी सो दैट इट लूजेस its magnetism, so that it loses its magnetism very quickly, बहुत जल्दी ये अपने very quickly when external magnetic field is removed। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करें तो इसकी कोर्सिविटी बहुत जल्दी खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है। फिर इसमें क्वेश्चन क्या बनता है भाई, इसके अंदर क्वेश्चन होगा हमारा, हम क्या यूज करेंगे, सॉफ्ट आयरन। वाई सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट, वाई सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए सॉफ्ट आयरन को क्यों यूज करते हैं, ठीक है बेटे, क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इसके पास क्या है, लो कोर्सिविटी। क्या है इसके पास, लो कोर्सिविटी है। वाई सॉफ्ट आयरन इज यूज फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हम सॉफ्ट आयरन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बेटे इसकी कोर्सिविटी कैसी है, बहुत कम है, ठीक है। फिर कौन कौन से फैक्टर्स इलेक्ट्रोमैग्नेट को इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स, नोट करो बेटे, स्क्रीनशॉट लो जल्दी, ठीक है। फैक्टर्स इफेक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हम सोलेनोइड यूज करने वाले हैं, ठीक है। सोलेनोइड के अंदर हम सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को पुट करेंगे, ताकि जैसे ही हम सोलेनोइड में करंट बंद करें, मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाएगा, उसी टाइम पे क्या होगा, जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी सब्सटेंस के अंदर थी वो खत्म हो जाएगी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट यूज करते हैं इसके अंदर। हम क्यों यूज करते हैं अभी बताया है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज बहुत जल्दी लूज हो जानी चाहिए। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए, सोलेनोइड में पुट करेंगे तो B = म्यू नॉट NI आपने पढ़ा है बेटे, ये तो फिक्स है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनोइड, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनोइड, सोलेनोइड की टर्न्स के ऊपर। सेकेंड, वैल्यू ऑफ करंट, करंट की कितनी वैल्यू, अगर ज्यादा करंट होगा तो मैग्नेटिज्म ज्यादा बनाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगा, और सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा आएंगी। थर्ड डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, थर्ड किसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई, ये नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर ये डिपेंड करने वाला है, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, वैल्यू ऑफ करंट एंड नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। मटेरियल तो समझ में आया, सॉफ्ट आयरन यूज करना चाहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट में, तो सॉफ्ट आयरन का मटेरियल होना चाहिए। क्लियर हो गया बेटे, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर कोर्स। कर लिया नोट बेटे, अब हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसफार्मर कोर्स। जो ट्रांसफार्मर के अंदर हम यूज करते हैं कोर वगैरह, वो रहेगा ट्रांसफार्मर कोर्स। किस मटेरियल की होनी चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो बेटे उसके लिए ट्रांसफार्मर कोर्स, बेटे ट्रांसफार्मर कोर्स के अंदर हाई क्या होना चाहिए, हाई परमिएबिलिटी, जल्दी मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है। हाई
परमीएबिलिटी। ट्रांसफार्मर कोर्स की पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, हाई परमीएबिलिटी। ठीक है, फिर दूसरा लो हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस कैसे होने चाहिए, लो होने चाहिए। ठीक है, और बेटे थर्ड जो हमारी प्रॉपर्टी होगी वो थर्ड प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, लो रेटेंटिविटी। लो रेटेंटिविटी, ये हम फिर से भी पढ़ेंगे इस टॉपिक को कि ट्रांसफार्मर कोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसकी परमिएबिलिटी। जब हम ट्रांसफार्मर का टॉपिक करेंगे चैप्टर नंबर 7 में, तो उस टाइम पे ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर लगाएंगे, जो मटेरियल हम लगाएंगे, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, परमिएबिलिटी हाई होनी चाहिए ताकि वो बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाए। हिस्टैरिसीस लॉस कम होना चाहिए, क्योंकि हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा तो बेटे एनर्जी लॉस कम होगा, एनर्जी डिसेप्शन कम होगा, और लो रेटेंटिविटी। ठीक है बेटे, फिर इसके बाद हमने हार्ड और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़े थे। हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और लो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर, हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जिनके अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करें तो उसके अंदर प्रॉपर्टी रहनी चाहिए, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी रह जाती थी। तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्ड फेरोमैग्नेट। हार्ड फेरोमैग्नेट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, तो बेटे इसके अंदर हाई रेटेंटिविटी, जो हम परमानेंट मैग्नेट में यूज कर रहे हैं। ठीक है, हाई रेटेंटिविटी होनी चाहिए, हाई परमिएबिलिटी होनी चाहिए, और हाई कोर्सिविटी होनी चाहिए। हाई परमिएबिलिटी, हाई रेटेंटिविटी और हाई कोर्सिविटी होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ बेटे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्ट फेरोमैग्नेट। सॉफ्ट फेरोमैग्नेट सब्सटेंस की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। बेटे इसमें पहली प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए वो है लो रेटेंटिविटी, ठीक है, लो रेटेंटिविटी होगी, लो परमिएबिलिटी होनी चाहिए, और लो कोर्सिविटी होनी चाहिए। ठीक है बेटे, ये हमारा 5th चैप्टर था, हार्ड फेरोमैग्नेट सब्सटेंस, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट सब्सटेंस, इनकी प्रॉपर्टी ये होते क्या हैं। ये लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जिनके अंदर इजीली मैग्नेटाइजेशन बना रहे। ठीक है, जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया और फिर भी मैग्नेटिज्म बना रहे, वो क्या होते हैं, हार्ड फेरोमैग्नेट्स। और जिनके अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते ही मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जो उसके अंदर बनी थी वो हट जाए, तो वो कौन से मैग्नेट होते हैं, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट होते हैं। हार्ड फेरोमैग्नेट की ये 3 कैरेक्टरिस्टिक और सॉफ्ट फेरोमैग्नेट की ये 3 कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो बेटे हमने परमानेंट मैग्नेट पढ़ा, हिस्टैरिसीस लॉस पढ़ा, क्यूरी टेम्परेचर पढ़ा, ठीक है, एनर्जी डिसेप्शन पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ा और ट्रांसफार्मर कोड पढ़ा। तो बेटे इसको नोट करो, यहाँ पर हमारा 5th चैप्टर खत्म होता है। कंप्लीट थ्योरी का चैप्टर है बेटे, 2-3 बार रिवाइज करोगे जाकर समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो बार बार में आपको ये ध्यान रखना है कहाँ कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, कहाँ कौन सी वैल्यू कम है। क्लियर है बेटे, इसमें से क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। और आपको भी पता है CBSE बोर्ड अब 20 क्वेश्चन 1 मार्क के देने वाले हैं। लास्ट ईयर भी आए थे, अब से 20 क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे। तो वो 1 मार्क के क्वेश्चन इसी तरह से होते हैं कि किसी सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक पूछ ली, बताओ भाई। ठीक है, तो बेटे रिवाइज योर 5th चैप्टर,
आपका 5th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कल से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, नोट कर लेना।